सेना में सुधार की मंशा से केंद्र सरकार ने चुना अग्निपथ। अग्निपथ विवाद के बीच पीएम मोदी का युवाओं को बड़ा संदेश। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। पीएम ने कहा, सरकार ने डिफेंस सेक्टर को हर युवा के लिए खोला। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है। पीएम का संदेश, रिफॉर्म का रास्ता ही नए लक्ष्यों की ओर ले जा सकता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। पीएम ने कहा, अस्थायी रूप से अप्रिय हो सकते हैं सुधार, लेकिन समय के साथ होते हैं फायदेमंद। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्ष है आक्रामक। अग्निपथ योजना के खिलाफ कहीं बंद, कहीं प्रदर्शन। अग्निपथ, सुधारों पर सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। अग्निपथ को लेकर प्रधानमंत्री पर चुप्पी साधने के आरोप लगाने वाले विपक्ष के सवाल क्या उनके अब यह साफ कर देने के बाद नरम पड़ेंगे कि सुधार शुरू में अखर सकते हैं लेकिन वो हमेशा बेहतर परिणाम लाने वाले होते हैं? यह तो खैर अभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस पर बहस चरम पर है कि अग्निपथ से क्या क्या और कैसे कैसे सुधरेगा। विपक्ष तो सुधार के नाम पर बंटाधार के आरोप लगा ही रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि आम युवा अग्निपथ के पीछे की सुधार और बेहतरी की मंशा को कब समझेगा, सरकार उसे समझा भी पाएगी या ये बहुत मुश्किल होगा। तो आज प्राइम डिबेट में इनको सवालों पर बहस होगी कि क्या सुधार की मंशा से सरकार ने चुना अग्निपथ? सुधार पर उठ रहे सवालों में कितनी हकीकत, कितनी सियासत? और क्या रोल बैक की मांग करने वाले देश का नुकसान कर रहे हैं? अरुण शर्मा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। मुकेश पारिक साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एसपी मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अरुण जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ जी। इस बात को लेकर गहरा एतराज था, जैसा मैंने शुरू में कहा आपको, कि प्रधानमंत्री इस मामले पर कुछ क्यों नहीं बोलते। बाकी लोग ही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। अब ये शिकायत तो दूर हो गई आपकी? जेपी साहब, जब भी वो चुप होते हैं तो, और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पे चुप होते हैं, हमारी चिंता बहुत वाजिब है। जैसे धर्म संसदों में जो कहा गया और जो सा माहौल था उसके बारे में प्रधानमंत्री जी की चुप्पी बहुत आपत्तिजनक है, थी और अब भी लग रही है। इसी तरीके से अग्निपथ के मामले में भी उनकी चुप्पी, स्पेशली वो जो रेस्पॉन्स आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, उस पर उनकी चुप्पी आज टूटी है। और वो कह रहे हैं कि सुधार शुरू में सबको नए लगते हैं और बाद में ये ठीक हो जाते हैं जी। और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नौजवान जो इस देश के हैं वो इसमें इसका सकारात्मक पक्ष देखें। लेकिन देखिए जेपी साहब, इस देश का युवा तो पिछले कई सालों से अग्निपथ पे चल ही रहा है। ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है। 2 करोड़ जॉब्स प्रति वर्ष, ये मैंने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा। इस देश को प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव के
रैलियों में बहुत उजागर तौर पे कहा कि युवाओं को हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और एक लंबी लिस्ट है, आज उसका जिक्र करने का मौका नहीं है। लेकिन अब वो 2 करोड़ का जो लक्ष्य, तो शायद सबको हंसी आने लग गई है, उनको भी हमें भी, लेकिन अब 45,000 50,000 भर्तियों को ये रिफॉर्म का दर्जा देना चाहते हैं। देखिए, इसको हम बहुत खतरनाक मानते हैं, युवा के लिए भी, सेना के लिए भी, और इसलिए देश के लिए भी। हमारी बहस इस पर पहले एक बार इस पर बात कर लेते हैं कि कैसे सुधार नहीं है, और मुकेश जी बताएंगे कैसे सुधार है। उसके बाद मैं इस पर भी आता हूं कि नौकरियों का कितने का वादा किया गया था, उनका क्या हाल हुआ, और इस पर भी आता हूं कि आपने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। कांग्रेस पार्टी भाजपा ये कहती है कि 2004 से 14 तक जो चुप्पी छाई थी प्रधानमंत्री की ओर से, उसके मुकाबले ये चुप्पी कुछ नहीं है। उससे पहले आपकी सरकार 90 से 95 रही, उस दौरान जो चुप्पी थी उसके मुकाबले चुप्पी कुछ नहीं है, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री को तो मौनी बाबा ही कह दिया गया था। मैं आता हूँ आपके पास। अरुण जी, मुकेश पारिक साहब, सुधार कैसे हैं, ज़रा इससे संतुष्ट कीजिए लोगों को। देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, यह सुधार कई मायनों में है। हमारा जो युवा है, जिस उम्र में युवा अपनी नौकरी ढूंढता है या नौकरी के लिए अपनी तैयारियां शुरू करता है, उस समय तो हमारा युवा फौज से 4 साल की अपनी जो पूरी ट्रेनिंग लेके बाहर निकलेगा, और जो बाहर निकलेगा वो इतना स्किल्ड होगा कि उसको चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे असम राइफल्स हो, चाहे पुलिस हो, और चाहे कई सरकारों में जहाँ पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको वहाँ अधिक अवसर मिलेगा, और वो जो और प्रतियोगी होंगे उससे कहीं बेहतर होगा। साथ ही साथ एक हम अगर इसकी बात करें, जो एक बेरोजगार युवक से जब विपक्षी दल हमारे कंपेयर कर रहे हैं उस चीज को, जब वो बाहर आएगा उसके पास लगभग 20 लाख रुपए की एक राशि होगी, जिससे वो अपनी उच्च शिक्षा या अन्य चीजों पर भी वो खर्च कर सकता है। छोटा मोटा अगर वो चाहे, नौकरी भी नहीं करना चाहे तो व्यवसाय भी कर सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो भी केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना लाती है जो देश हित में है, उस देश हित की जो भी योजना होती है उसको बिना सोचे समझे विपक्ष आज तक अपनी स्तर पर कोई आंदोलन नहीं कर सका। लेकिन जो भी कोई आंदोलन अगर हो रहा है वो सोचे समझ के हो रहा है या बिना सोचे समझे हो रहा है, उसमें आग में घी डालने का काम हमारा विपक्ष जरूर करता है। और ये उसी का परिणाम है कि हमारा युवा इसको बिना सोचे समझे जिस प्रकार से सड़कों पर उतरा है, और हमें विश्वास है कि युवा इसको समझेगा और समझने लगा है। अब देखिए, एक चीज होती है फौज में कि फौज की एवरेज एज होती है, वो देखी जाती है। आज हमारे भारत की सेना की जो एवरेज एज है वो लगभग 35 ईयर्स है। और अगर ये स्कीम जब लागू हो जाएगी और जब हमारा युवा जब इस स्कीम में आएगा, वो जब हमारी एवरेज एज लगभग 25 ईयर्स की हमारे फौज की हो जाएगी। साथ ही साथ जितने युवा इसमें भर्ती होंगे उसके 25% तो इसमें समायोजित हो जाएंगे। 25% को तो इसमें नौकरी इसी में फौज में ही मिल जाएगी। बाकी बचे 75%, उसमें से असम राइफल्स है, हमारी पुलिस है विभिन्न प्रदेशों की, साथ ही साथ अन्य अर्धसैनिक बल हैं, उनमें उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर हो जाएंगे। साथ में उनको आयु सीमा में भी नौकरी के लिए जो अन्य लोगों के लिए आयु सीमा है, उसमें आयु सीमा में भी उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो जिस प्रकार की ये स्कीम है, एक चीज आपको मैं सामान्य सी बताता हूं कि जब हमारे जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उस आयु में वो बड़े चिंतित रहते हैं कि वो एक आयु ऐसी होती है कि उसमें बच्चा कौन सा रास्ता चुन ले। हो सकता है कि वो बच्चा अपने पढ़ाई की ओर उसका बहुत ज्यादा ध्यान हो सकता है कि वो बच्चा किसी गलत पथ पर भी पड़ जाए। लेकिन जब वो फौज में चले जाएगा तो उसके पेरेंट्स बड़े बेफिक्र हो जाएंगे और उनको ये एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि हमारा बच्चा या तो फौज में लग जाएगा या निखर के निकलेगा, और वो इतना निखर के निकलेगा कि जो आयु उसकी जिस समय वो मेहनत करने की थी उसको प्रॉपर वहां पर गाइडेंस मिली है, वहां पर उसको शिक्षा भी मिली है, वहां पर उसको ये बात बहुत गलत नहीं मुकेश जी, ये बात बहुत गलत नहीं उतरती है। ये तो कितने से युवा होंगे देश में, बाकी युवाओं का क्या? आप देश के जो कुल युवा होंगे, कुल छात्र हैं, उनमें से कुछ फीसदी 2, 4, 5% बहुत मुश्किल से, इतने से युवाओं को आप फौज में भेजेंगे अग्निवीर बनाकर, बाकी क्या अवसादग्रस्त रहेंगे, बाकी भटकने का खतरा लिए घूमेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार करने के लिए आपने देखा होगा कि बिना किसी जमानत के, बिना किसी कागज के ऋण उपलब्ध करवाए। सरकार ने कई नौकरियां, मतलब युवाओं की ये स्थिति करी कि वो नौकरी देने वाला बना, एम्प्लॉयर बना, मतलब नौकरी
करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना। ऐसी कई स्कीम आई। अभी हमारे कांग्रेस के साथी मित्र इस बात पर प्रश्न उठा रहे थे, राजस्थान में क्या स्थिति हुई। आपने कहा युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हम भत्ता देंगे। वो आपने भत्ता अपनी कितनी पूरी मांग की, उसमें कितने बैरिकेड्स आपने लगा दिए। राजस्थान की सरकार, हम तो सब में पीछे हैं रोजगार देने में, हमारे राजस्थान सरकार। कांग्रेस के हमारे साथियों को तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए। इस देश में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के लिए ये एक अच्छा निर्णय लिया गया है, मेरा तो यही आग्रह है, चाहे वो विपक्षी दल हो, इसमें आंदोलन में आग में घी का काम नहीं करे। हमारे युवा भी इस चीज को समझे और सरकार निश्चित रूप से इसको समझाने में सफल होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कहा है उद्बोधन में कि जब इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं तो उसका बिना सोचे समझे उसमें कोई आंदोलन करता है। ये कड़े निर्णय है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हमारे देश हित में होते हैं, युवाओं के हित में होते हैं, हमारी जनता के हित में। ठीक है मित्तल साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ, पारिक साहब जो कह रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सुधार हैं, शुरू में आपको लग सकता है कि मुश्किल हैं, सख्त हैं, लेकिन इनके परिणाम अच्छे होंगे। ये बात युवाओं के समझ में आने के बीच में रोड़ा क्या लगता है आपको सबसे बड़ा, मित्तल साहब? जेपी जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आज भारतीय सेना की ओर से दो जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूं। एक तो ये कि जो अग्निपथ योजना है उसका आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके बाद में क्या नाम से जुलाई के अंदर इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो एक। दूसरा, सेना ने यह स्पष्ट किया है कि हाल ही में जो हिंसा हुई है और जिन युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको फिलहाल क्या नाम से रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सेना का अपने आप में क्या नाम से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसकी सारे युवाओं को जानकारी होनी चाहिए। अब तक तो ये था कि यदि क्या नाम से मुकदमा दर्ज, आपराधिक प्रवृत्ति का आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो आप सेना के अंदर क्या नाम से अपना आवेदन नहीं कर सकते भर्ती के लिए, लेकिन सेना ने आज ये स्पष्ट किया है। इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि जो आपका जो सवाल है उस संदर्भ में कि सरकार के किसी निर्णय की, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार के किसी निर्णय की आलोचना की जा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार अभी विपक्षी दलों ने भी करी, कांग्रेस ने भी करी, आज राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, ये सारी जायज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां सेना का सवाल आएगा तो मुझे लगता है कि इसमें सोच समझ के प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और ये जो अग्निपथ का निर्णय है ये सरकार से ज्यादा सेना का निर्णय है। और कल जिस तरीके से तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने आकर अपनी बात को सार्वजनिक मंच पे रखा, मुझे लगता है कि उसके बाद में इस देश में अग्निपथ को लेकर कोई बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये सेना अपने आप तय करेगी कि किस युवा को सेना में लेना है और किसको युवा को सेना में नहीं लेना है। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से ये राजनीति से ज्यादा ये देश की एकता और अखंडता का महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको हमें सेना के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। जहां तक रोजगार का सवाल है तो आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि आखिर कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो सेना की नौकरी के लिए जाते हैं। 3-4% लोग जाते हैं, बाकी दूसरे क्षेत्रों में जाके नौकरी करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है ये रोजगार से ज्यादा देश की एकता और अखंडता का मुद्दा है। ठीक है, वापस आऊँगा मित्तल साहब आपके पास। अरुण जी, ये जो हमला होता है, पिछली सरकार जैसे भाजपा सरकार थी, आप लोग कहते थे कि 15 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, ये सफाई देते थे कि नहीं रोज़गार देने का वादा किया था। अब केंद्र में भी आप कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। भाई कुल मिलाकर राज्य में 7-7.5 लाख कर्मचारी और केंद्र में मेरे ख्याल में 70-80 लाख कर्मचारी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 करोड़ सालाना का तो कोई तुक नहीं है, 15 लाख का भी कोई तुक नहीं बनता। अब सवाल इसके साथ साथ ये भी उठते हैं, ये तो खैर एक पहलू हुआ, इस पर आप कुछ बोलना चाहें तो बोलिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो कह रहे हैं ना बार बार आग में घी डालने की बात, कि विपक्ष युवाओं को भरमाने की कोशिश कर रहा है। ये बात तब तो गले नहीं उतरती जब इस योजना के आते ही सबसे पहला विरोध आपने किया होता, लेकिन जिस तरह से नोटबंदी का पहले स्वागत और फिर विरोध हुआ, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, जो बीजेपी ने बड़े जो आंदोलन फेस किए अभी पिछले कुछ सालों में, जो बड़े विरोध फेस किए उनमें यही हैं सब महत्वपूर्ण। किसानों के मामले में आप देरी से जागे, आपने जाकर मंच मांगा, वहाँ किसानों ने मना कर दिया, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बाद में आप उनके साथ जुड़े, वो अलग बात है। तो ये सब क्या ये नहीं बताता कि जब आपको लगता है, जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है वो बोल रहा हूँ, आप इसका जवाब दे सकते हैं, कि जब कोई विरोध कहीं से लहर उठ जाती है तो आप उस लहर पे सवार होने की कोशिश करते हैं। अरुण जी। जेपी साहब, ये बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ मैं इसे। जब भी इस तरीके के मुद्दे देश के सामने आए हैं, वो चाहे महामारी का मैनेजमेंट हो, चाइना का हमारे पे आक्रमण हो,
नोटबंदी हो, बेरोजगारी के मसले हो, महंगाई के मसले हो, कांग्रेस यथाशक्ति इसमें आगे आती है। आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब बीजेपी कहती है, यूँ तो हम सब बहुत कमज़ोर पार्टी हैं पिछले कुछ सालों से, हमारे एमपी कम हैं, इन लोगों का कहना है, और हमारी 2.5 स्टेट में सरकार है, लेकिन जब जब भी ऐसे विरोध और मुद्दे आते हैं ये हमें बहुत इज्जत देते हैं, ये कह के कि ये सारे आंदोलन हम चला रहे हैं या हम इनको बरगला रहे हैं। ये कमाल की बात है। इनकी जल्दबाजी मुझे कभी भी समझ में नहीं आई, और जो निर्णय लेने की एक स्टाइल हो गई है वो प्रजातंत्र में चल नहीं सकती, न कभी पहले चली है। आप बिना किसी एक्सपर्ट सलाह लिए, बिना पायलट प्रोजेक्ट चलाए हुए, न कभी स्टेक होल्डर से बात किए हुए फैसले लेते हो अचानक और उनकी घोषणाएं करते हो, बाद में उसके संशोधनों की लिस्ट आती रहती हैं। जीएसटी इसका उदाहरण है, किसान आंदोलन इसका उदाहरण है। किसी से कोई सलाह सूत नहीं, कोई भी एक्सपर्ट, इन पता नहीं मुझे क्या एलर्जी है इनको, इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। और हम तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमें ये योजना बिल्कुल देश के लिए हित में नहीं लगती है, क्योंकि इसमें एजेंडे बहुत सारे हैं। एक तो पेंशन, जो सेना के तीनों अंगों की पेंशन का मामला है, ये उस भार को कम करना चाहते हैं। एक उद्देश्य, छुपा हुआ उद्देश्य वो है, क्योंकि 55,000 अफसर और सिपाही हर साल रिटायर होते हैं सेना से। अगर ये साइकिल जो 4 साल का चला है, ये बहुत डेलिब्रेट है कि 4 साल का है, 5वां साल होते ही आप ग्रेजुएटी और पेंशन के हकदार हो जाते हैं, इसलिए है ये 4 साल। इस बात की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए मुकेश पारीक साहब? ठीक है जी, ये सारे मुद्दे उठाए जा चुके हैं सर। मुकेश, इस बात की चिंता क्यों नहीं की जानी चाहिए? आपने कहा कि सबसे युवा सेवा होगी औसत आयु के हिसाब से हिंदुस्तान की, लेकिन सबसे कम अनुभवी लोग रखने वाली सेना नहीं होगी क्या ये? आज हिंदुस्तान की जो सेना है उसमें लंबा अनुभव रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद है, पहली बात। दूसरी बात, आज तो आप 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं तो भी काम चला रहे हैं, कोई बात नहीं। जब आप हर 4 साल में लोगों को रिटायर करेंगे तो उसके बाद तो आपको इस बात को लेकर कमिटेड रहना पड़ेगा कि हर साल भर्ती हो ही हो। किसी साल अगर मान लीजिए कोरोना जैसी महामारी की वजह से नहीं हो पाई तो क्या होगा साहब? इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए क्या? तो ये तो कम से कम मानना चाहिए कि ये एक मोटा मोटा विचार सामने आया था, इसमें जिस जिस तरह के सुधारों की ज़रूरत होगी वो सारे सुधार किए जाएंगे। इस बात को लेकर खुला दिखना चाहिए था, जो शुरू में आप नहीं दिखे। जब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए तब आप थोड़ा सा आपने ये दिखाया कि हाँ ठीक है, कुछ बदल भी लेंगे। ऐसा नहीं है क्या? देखिए, सेना ने ये बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है और तीनों सेनाओं ने ये निर्णय लिया है। तो कोई जब सेना ऐसा इतना बड़ा निर्णय लेती है, सरकार निर्णय लेती है, तो निश्चित रूप से उसके हर पहलुओं पर विचार होता होगा। हर पहलू पर ऐसा तो कोई नहीं है कि सरकार इतना बड़ा निर्णय करे और उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई हो। देखिए, 25% लोग तो उसमें रह जाएंगे। हमारे अनुभवी जो सैनिक हैं वो उसमें साथ रहेंगे, उसमें से 75% ही लोग बाहर आने, और उसके साथ के साथ वो भर्ती होती जाएगी। देखिए, जो सेना की जो ट्रेनिंग होती है, सेना की ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद जब वो दूसरे साल आया तो उसको कुछ अनुभव होगा। तीसरे साल तो ऐसा नहीं है, इसको ये नहीं मानना चाहिए। एक तरीके से कैडेट्स के रूप में, कुछ चीज़ों के तो देखिए ऐसा है कि जो समझ में आता है, आम आदमी को भी समझ में आता है। जो आप कह रहे हैं कि पहले साल में कुछ अनुभव, दूसरे साल में, तीसरे साल में, भाई ये साल, इन सालों में जो पैसा उस आदमी की ट्रेनिंग पर खर्च होगा, आम आदमी का पैसा खर्च होगा, 4 साल बाद वो उस खर्च जाएगा। नहीं, यही एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात जो लगती है मित्तल साहब, उस पर ट्रेनिंग पर इतना खर्चा कर रही है, इसलिए कर रही है कि उसका आने वाला भविष्य भी उज्जवल हो, उसको हमारी अर्धसैनिक बलों में उसको नौकरी मिले, कि वो रक्षा सेवाओं में जाए या घरेलू रक्षा सेवाओं में जाए, ये भी तो जरूरी नहीं है किसी, और वहाँ उसे जगह मिली जाए, ये भी जरूरी नहीं। मित्तल साहब, देखिए सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, मित्तल साहब आवाज आ रही है? हाँ, हमारे देश में आज की तारीख में जो विरोध हो रहा है, युवा जो विरोध कर रहा है, उसका और जो सरकार की भावना है, उसके बीच का गैप अगर यूं समझें तो कितना सही कितना गलत होगा बताइएगा आप। हमारे देश का युवा सेना में भर्ती को एक करियर के तौर पर देखता है। करियर मतलब उसका जीवन उसी से चलेगा, उसकी ज़िंदगी उसी से चलेगी, वहीं से पेंशन आएगी, वहीं से ग्रेच्युटी आएगी, और वो उसका आखिरी गोल है। वो हासिल हो गया तो उसको ज़िंदगी में कुछ और नहीं करना। यहाँ सवाल ये आता है अग्निपथ को लेकर
कि ये आप कर लीजिए, 4 साल तो आपने कर ही लिया, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, कुछ और करिएगा। ये जो कुछ और करने के लिए आपको एक सहूलियत, आपको जो वित्तीय मजबूती है वो, और तमाम चीज़ें जो दी जा रही हैं, इन दोनों के बीच में जो मुझे लगता है वो यही कह पा रहा है कि युवा समझता है कि मुझे ये करियर बनाना है, सेना में ही रहूँगा हमेशा। और अग्निपथ आपको इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप सेलेक्ट हो गए, उतनी ही मेहनत, उतनी ही प्रतियोगिता पार करके भी अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप जीवन भर एक सैनिक रहेंगे, या फौज से रिटायर होंगे, या फिर उससे आपके परिवार की जिंदगी चलेगी। मित्तल साहब जी जी, आपने अभी जो ये सवाल उठाया ना कि जो सरकार और युवाओं के बीच में जो गैप है, मुझे लगता है कि ये सवाल आपका वाजिब सवाल है, क्योंकि सरकार को जब इस पहले दिन जब इसकी घोषणा की थी तभी ये सब चीजों के बारे में बता देना चाहिए था। लेकिन जब 2 दिन क्या नाम से हिंसा हो गई, ट्रेनें जल गई, बसें जल गई, तो फिर सरकार ने धीरे धीरे चीजों को रिलीज किया। मुझे लगता है कि यदि पहले दिन सरकार ये सारी चीजें बता देती तो शायद देश भर में इतनी हिंसा नहीं होती। लेकिन आज के मौजूद स्थिति में देखें तो मुझे लगता है कि जो शुरू के 2-3 दिन में जो हिंसा हुई थी वो अब धीरे धीरे थम गई है। और जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, हमने आज देखा कि भारत बंद जो है वो पूरे देश के अंदर भी कहीं भी ज्यादा प्रभावी नहीं रहा, और कहीं भी बड़ी हिंसक घटना हुई, यहाँ तक कि बिहार में भी। लगता है आपको कि लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, हाँ। ठीक है मित्तल साहब, समय हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे साथ जुड़े हुए यहाँ मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही, नमस्कार।